हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न राइट नाउ। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परमानेंट सेटलमेंट पढ़ने वाले हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1993 में लाया था, जब वो इंडिया के गवर्नर जनरल थे। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में 1700 के बाद मुगल्स जो है वो डिक्लाइन पे थे, कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे थे, और ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कर रहे थे इंडिया के ऊपर। और परमानेंट सेटलमेंट के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किस कंडीशन में इंडिया में लाया गया, कैसी सिचुएशन थी उस समय, क्या ज़रूरत थी इसको इंडिया में लाने की। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस समय मुगल्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो कैसे वर्क करता था। तो रेवेन्यू कलेक्शन कुछ इस तरीके का था कि ज़मींदार जो हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे और दीवान को दिया करते थे, और दीवान जो है वो बादशाह या फिर किंग को दिया करता था रेवेन्यू अल्टीमेटली। और अचानक से क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है अक्टूबर 22 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब हुआ करता था, और हिंदुस्तान का जो बादशाह शाह आलम द्वितीय उस समय था, इन तीनों की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं उसको मेजर हेक्टर मुंडो जो कि ब्रिटिश की तरफ से था, ये हरा देता है। तो हिंदुस्तान का जो बादशाह है शाह आलम द्वितीय, अलॉन्ग विथ हिज अदर टू पार्टनर्स, वो जो है इस युद्ध में हार जाता है। और जाहिर सी बात है, जब हिंदुस्तान का बादशाह हार गया तो अंग्रेज़ यहाँ पे उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स मिल जाता है, खास करके बंगाल में, क्योंकि बंगाल का भी यहाँ पे नवाब इसमें इन्वॉल्व था। और बंगाल जो है उस समय रेवेन्यू के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो अंग्रेज़ों को यहाँ पे दीवानी राइट्स तो मिल गई, मीन्स रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट्स तो मिल गई, बट उनके पास मशीनरी नहीं है अंग्रेज़ों के पास कि वो रेवेन्यू अच्छे से कलेक्ट कर सकें। मुगल्स भी डिक्लाइन पे हैं और अंग्रेज़ अपने अपने आप को वहाँ पे अभी स्थापित नहीं किया अच्छे से, तो इनके पास ट्रेंड ऑफिशियल्स की कमी है और रेवेन्यू सिस्टम भी नहीं है रोबस्ट। और उसी समय 1770 में क्या होता है, अकाल पड़ जाता है इंडिया में काफ़ी भयानक, और अंग्रेज़ों की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। और अंग्रेज़ यहाँ पे कोई टहलने तो आए नहीं थे, वो यहाँ पे कमाने आए थे, पैसे कमाने आए थे, उनको चाहिए थी रेवेन्यू। तो उन्होंने यहीं पे सोचा शुरू किया कि हमें एक ऐसे रेवेन्यू सिस्टम की ज़रूरत होगी जिसके वजह से हम अच्छे से अपना रेवेन्यू कलेक्शन रेगुलर तरीके से कर सकें। तो उन्होंने अब सोचना शुरू किया इसके ऊपर, और वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय जो गवर्नर जनरल रहते हैं, 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही 5 ईयरली इंस्पेक्शन की सिस्टम यहाँ पे लाई, जिसके तहत उन्होंने टैक्स फार्मर्स की व्यवस्था की। टैक्स फार्मर्स की नियुक्ति होती है, और ये टैक्स फार्मर्स क्या करते हैं, टैक्स कलेक्शन करके पीजेंट से या टीनेंट से ये पहुँचाते हैं अंग्रेज़ों के पास। बट ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फेल हो जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन फिर से सोचने लगती है कि क्या किया जाए। तो ब्रिटिश क्राउन जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजती है इंडिया में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 93 तक गवर्नर जनरल रहते हैं, इन्होंने ही प्रपोज़ किया कि परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में लाया जाए। और परमानेंट सेटलमेंट जो है, इसके विरोध में रहते हैं जॉन शोर, जो कि आगे चल के गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के। अब ये इस जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो परमानेंट सेटलमेंट रहता है, इसमें मेन क्या रहता है कि ये अपना रेवेन्यू फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो रेवेन्यू है वो बराबर नहीं मिल पा रही, रेगुलर रूप से नहीं मिल पा रही। तो ये चाहते हैं कि हमें रेगुलर रेवेन्यू मिले। उसके लिए क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी की जो राइट्स है उसको ये फिक्स कर देते हैं ज़मींदार के हाथ में, कि प्रॉपर्टी की राइट्स जो है वो ज़मींदार के पास रहेगी, और ज़मींदार को कितने रुपए एज ए रेवेन्यू पहुँचाने हैं ब्रिटिशर्स को, वो भी फिक्स कर दिया गया। तो दो चीज़ें यहाँ पे फिक्स की गई, और कुछ एक पीरियड के लिए फिक्स कर गई। तो इन्होंने किया था 10 साल के लिए। अब ये जो ज़मींदार बनाए गए, तो ज़मींदार सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसको बनाया गया। उस समय के जो राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे एरिया पे राज किया करते थे, वो एज अ गवर्नर वर्क किया करते थे मुगल्स के लिए, बादशाह के लिए। तो राजा हैं या फिर तलुकदार्स हैं, तो उनको ज़मींदार बना दिया गया। और ज़मींदार से यहाँ पे मेन मतलब क्या था, उनका काम क्या था, अंग्रेज़ों के लिए ज़मींदार क्या थे, तो जस्ट एज अ रेवेन्यू कलेक्टर एजेंट। ये ज़मींदार जो हैं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर के एजेंट के रूप में अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे। अब आइए देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट जो है एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में लाया गया कॉर्नवालिस के द्वारा। और सबसे पहले इनिशियली इसको बंगाल में लॉन्च किया गया और बिहार में लॉन्च किया गया। उसके बाद वाराणसी और मद्रास में लॉन्च किया गया। इवेंचुअली जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में फैल चुका था। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 से लेकर के 1833 तक चलता है।
चार्टर एक्ट 1833 में आती है और उसके बाद ये जो है परमानेंट सेटलमेंट डिक्लाइन होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट में किस लेवल पे किसके किसके पास क्या क्या राइट्स हैं और किसके किसकी क्या क्या स्थिति है। तो जैसा कि मैंने बताया, अंग्रेज़ों ने अपना फिक्स कर लिया कि मुझे कितने रुपए चाहिए 10 साल तक ज़मींदार से, और ज़मींदार जो हैं वो टैक्स कलेक्ट करेंगे किसानों से, और ज़मींदार जो हैं इसको पहुंचाएंगे ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पे डेसेनियल सिस्टम अंग्रेज़ों ने फिक्स किया, 10 साल के लिए सेटलमेंट कर लिया इसके साथ, ज़मींदार के साथ। तो ज़मींदार ने और ब्रिटिशर्स ने अपनी व्यवस्था तो कर ली, अपना यहाँ पे इंतज़ाम इन लोगों ने कर लिया, लेकिन फार्मर्स के बारे में ना अंग्रेज़ों ने सोचा ना ज़मींदार ने सोचा। ये फार्मर्स जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस हंसते जो ज़मींदार हैं इसके भरोसे रह गए और इन्होंने फार्मर्स को खूब लूटा। अब देखिए, तो इन्होंने 10 साल के लिए अपनी व्यवस्था कर ली, और ज़मींदार भी है, इसकी भी स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी हो गई 10 साल के लिए, फिक्स हो गई 10 साल के लिए कि इसके पास बस एक ही यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे शर्त थी इसके पास एक ही, कि इसको 10 साल तक हर मंथ, हर महीने या हर साल जो जितने रुपए की सेटलमेंट हुई है उतना पहुंचाना है अंग्रेज़ों के पास। अगर ये रेवेन्यू कलेक्ट करके पहुंचाने में असमर्थ होता है तो इसकी जो ज़मींदारी है और इसकी जो लैंड की ओनरशिप है इस ज़मींदार की, वो कैंसिल कर दी जाएगी और वो किसी और ज़मींदार को दे दी जाएगी। तो इसके पास बस यही ऑब्लिगेशन था। और जो लास्ट में जो ज़मीन ये बच जाता है किसान बेचारा, तो ये किसान के पास इस परमानेंट सेटलमेंट में कुछ भी नहीं था। किसान वॉज टोटली एट द मर्सी ऑफ दिस ज़मींदार। इसके लिए ना कोई राइट्स थे, ना इसके लिए कोई व्यवस्था की गई थी। ज़मींदार को जितना मर्ज़ी उतना टैक्स यहाँ से कलेक्ट कर सकता है ज़मींदार फार्मर्स से, चाहे उपज हो चाहे ना हो, चाहे सूखा पड़े चाहे अनाज भरपूर पैदा हो। और इसके वजह से जो किसानों की हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है परमानेंट सेटलमेंट में। तो हर एक लेवल पे हमने समझ लिया कि किसके पास क्या क्या मिला परमानेंट सेटलमेंट में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ज़मींदार के पास क्या क्या राइट्स दी गई थी इसमें। और तो ज़मींदार के पास, जैसा कि मैंने बताया आपको, फुल अथॉरिटी था ज़मीन का। जब तक वो रेवेन्यू पहुंचा रहा है अंग्रेज़ के पास, तब तक ज़मींदार को फुल अथॉरिटी मिली हुई है कि कितना टैक्स वो कलेक्ट करता है फार्मर के साथ, ये उसकी मर्ज़ी पे है। और साथ ही साथ इसमें ये भी व्यवस्था की गई थी कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि हमारा तो शेयर फिक्स है, लेकिन आप ऐसी व्यवस्था करो कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो, और डेवलपमेंट होने से आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, ज़मींदार के पास 3 तरह की राइट्स थी। एक तो एलियनेबल। तो एलियनेबल में क्या है कि ज़मींदारी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इससे कैंसिल करके किसी और को दिया जा सकता है अगर ये ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करके नहीं पहुंचा रहा है टाइमली, या फिर जितना सेटलमेंट में जो तय हुआ है वो नहीं दे पा रहा है, तो इसकी कैंसिल कर दी जाएगी और दूसरे को दे दी जाएगी ज़मींदारी, वो लैंड की ओनरशिप भी दूसरे को दे दी जाएगी। तो पहला तो ये था। दूसरा, रेंटेबल। ये जो ज़मींदार है, सपोज़ कीजिए इसके पास 3 एकड़ की ज़मीन है इसके अंडर में। अब इसे मन कर रहा है कि मैं कुछ ना करूं, मैं सिर्फ खाऊं पीऊं और ऐश करूं। तो ये क्या करेगा, अपने अंडर 3 जूनियर ज़मींदार नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा, और ये 3 जूनियर ज़मींदार इसकी देख रेख करेंगे, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करेंगे, इसके पास पहुँचा देंगे और कुछ खुद रखेंगे, और ये अल्टीमेटली अंग्रेज़ों के पास पहुँचा देगा। तो ये ज़मींदारी को भी रेंट पे देने की व्यवस्था इसमें थी, इन लोगों की छूट मिल गई थी। और तीसरा ये है कि ये हेरिटेबल भी था ये व्यवस्था, मतलब इस ज़मींदार की मृत्यु के बाद इसके जो बच्चे होंगे या फिर इसके भाई बहन हो सकते हैं, तो उनको ये जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ज़मींदारी इसकी। अब देखते हैं इसकी इफ़ेक्ट क्या पड़ी ज़मींदारी सिस्टम की सोसाइटी पे। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि ब्रिटिशर्स और ज़मींदार इन दोनों ने एक तरह से आपस में हाथ मिला लिया और पॉलिटिकल एलाई बन गए एक दूसरे के। और ये ज़मींदार क्या किया करते थे कि किसानों की जो बातें हैं, किसानों की जो गुप्त बातें हैं, वो पहुंचा दिया करते थे ब्रिटिशर्स को, जो कि उनके लिए हेल्पफुल होती थी स्थिति को समझने में कि किसानों में रोष हो रहा है या क्या हो रहा है। और ब्रिटिशर्स ने तो सोचा कि परमानेंट सेटलमेंट से हमारी जो इनकम है वो रेगुलर हो जाएगी। तो इनकम तो इनकी रेगुलर हो गई, लेकिन इन्होंने एक गड़बड़ ये कर दिया कि 10 साल तक के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि 10 साल तक मुझे इतने रुपए ही लेने हैं ज़मींदार से। ये उसको बढ़ा नहीं सकते थे 10 साल तक। लेकिन आने वाले 10 साल तक महंगाई तो बढ़ती जाएगी, आप देख पा रहे हैं इसमें महंगाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन इनकी इनकम तो फिक्स कर ली है इन्होंने पहले से ही 10 साल तक, तो इनकम तो नहीं बढ़ेगी इसमें इनकी, और महंगाई बढ़ती जा रही है, इनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं।
तो शुरू में तो इनको लगा कि सही है, लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम तो हमने फिक्स कर लिया है पहले ही, तो इनको ये बात समझ में आई कि हमने भाई गड़बड़ कर दी है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये फेल हो चुका था। अब देखते हैं इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है इसका इफ़ेक्ट काफ़ी नेगेटिव था, खास करके जो लोअर स्टेटम है इंडियन सोसाइटी के फार्मर्स। अब इनके पास लैंड की ओनरशिप नहीं थी, कोई लैंड नहीं था इनके पास। दे वर जस्ट वर्किंग एज फोर्स्ड लेबरर, बॉन्डेड लेबरर। और जब ड्राउट होता था, जब अकाल पड़ता था, उस समय भी इनको कोई रेमेशन नहीं मिलता था। इनको टैक्स जमा करना ही है कैसे भी करके। और इनको कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जो ज़मींदार हैं वो फोर्स करते थे, ताकि कैश क्रॉप्स ग्रो करे तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदारों को आमदनी हो। और यहाँ पे कोई इनको टैक्स रेमिशन नहीं मिलना। उसके ऊपर से क्या कि टैक्स कलेक्शन यहाँ पे करने के लिए ज़मींदार फ्री थे कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है, इस पर कोई भी लिमिट नहीं था। ज़मींदार खुद तय करते थे उन्हें कितना उन्हें टैक्स देना है ज़मींदारों से।